देखो बेटा, कॉलिजन की बात करें हम, तो कॉलिजन क्या होता है? कॉलिजन के लिए मैंने आपको शायद थोड़ा कल बताया था बेटा कॉलिजन के बारे में। जो कॉलिजन का मतलब क्या हो गया, जब दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करती हैं उसे हम कॉलिजन बोलते हैं। लेकिन कॉलिजन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उनके बीच में एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कोई अल्फा पार्टिकल है, तो बेटा अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है बताओ आप लोग? अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यदि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाता है तो इनमें जैसे ही पास आते जाता है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काफी ज्यादा होता है। तो एक डिस्टेंस पे आने के बाद ये आपका रिपेल होकर दूसरी तरफ चला जाता है। इसे भी हम क्या बोलते हैं? कॉलिजन बोलते हैं। कॉलिजन की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? इफ अ strong force is applied for a very short time interval, means if two bodies are interacting and the interaction force is very large for a small time interval, then this is called collision। देखो collision का मतलब क्या हो गया, तो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि collision is an isolated event in which a strong force act between two or more bodies for a short time, as a result of which energy and momentum of the interacting particle change। मतलब जब दो बॉडीज आपकी कोलाइड करती हैं तो उसमें वेलोसिटीज में भी चेंज आता है, और उनकी जब वेलोसिटी चेंज आएगा तो बेटा मोमेंटम चेंज होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस आते हैं। नाउ जो मैंने अभी आपको बताया, इन कॉलिजन पार्टिकल्स मे और मे नॉट कम इन रियल टच। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए कि ए बॉल एंड दी बैट देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट व्हाइल इन कॉलिजन। जब बॉल और बैट की बात करें तो इनके कॉलिजन में फिजिकल कांटेक्ट होता है, लेकिन जो आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है उसमें अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसे भी हम क्या बोलते हैं? कॉलिजन। कॉलिजन का जो मिसकंसेप्शन सबसे ज्यादा दिमाग में रहता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे से टकरा जाए उसे भी कॉलिजन कहते हैं। नहीं, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, मतलब दो बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं और उनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, देन दिस इज कॉल्ड कॉलिजन। ये बताओ बेटा, ये क्लियर हो गए कि नहीं? यस सर। आप इसको नोट कर लो, यस आगे जाना बेटा, सर। आगे बढ़े। वैसे मैं हाँ सर। रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये भी आप कर सकते हो कि बाद में आप नोट करो, या फिर आप साथ में नोट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चले आगे, बताओ बेटा क्या करोगे? बाद में आप लोग करोगे या फिर मैं अभी नोट कैसे करना है? बाद में कर लीजिए सर। आप बाद में देखो, कर लेंगे। अब कॉलिजन में आपकी तीन स्टेज हो गई, आपको दिख रहा होगा। पहले आपकी दो बॉडीज हैं M1 और M2। इनमें क्या आपका एक M1 है वो U1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, M2 है वो U2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। नाउ दे विल इंटरेक्ट मतलब उन दोनों के बीच में जब कॉलिजन होगा तो इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स काफी ज्यादा होगा। आफ्टर कॉलिजन ये आपके दोनों फिर से अलग अलग मूव करने लग जाते हैं। एक की वेलोसिटी आपकी v1 है और एक आपकी वेलोसिटी v2 है। तो हम तीन स्टेज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। फोर्स का इंटरेक्शन फोर्स बेटा कब ज्यादा होता है? इंटरेक्शन फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग, मतलब ड्यूरिंग द कॉलिजन is strong force is applied for a very short time interval. So these are stages of the collision. अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। Now types of the collision. Actually according to the कि कैसे हमारी ये बॉडीज कोलाइड कर रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे आपका डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ द कॉलिजन। तो सबसे पहले हमारा जो कॉलिजन है इसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है? यदि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, यदि ऐसा हो रहा है then इस टाइप के कॉलिजन को हम क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ द कॉलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन है दोनों पार्टिकल्स की मिला के, दोनों बॉडीज की मिला के, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन है। इफ ऐसा हो रहा है then this type of the collision is called perfectly elastic collision।
मतलब इसका क्या हुआ कि बेटा इस इलास्टिक कॉलिजन के टाइम पर दो बॉडीज में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी हो जाती है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। बिकॉज जब दो बॉडीज हमारी कोलाइड करती हैं तो कुछ एनर्जी कई बार हीट के फॉर्म में भी आपकी डेसिपेट हो जाती है। तो इन लॉसेस को यहाँ पर इग्नोर किया गया है। तो इसका कोई परफेक्ट एग्जाम्पल है ही नहीं, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी भी जब कॉलिजन होगा तो कोई ना कोई एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन जो थोड़ा पास में है, मतलब जिसमें एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होता है, उनको मान लिया जाता है। जैसे पहला कॉलिजन बिटवीन द एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की कैटेगरी में हम ला सकते हैं। दूसरा, यदि किसी बॉल को हम फेंकते हैं अर्थ की तरफ, मतलब ड्रॉप कर दिया, और दोबारा से वो यदि उसी हाइट पर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप देख सकते हो घर पर कि यदि बॉल को आप करें तो उसी हाइट पर नहीं आएगी ड्रॉप करेंगे तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। यदि ऐसा हो तो, और वैसा कब पॉसिबल है, जब आपका कोई भी एनर्जी लॉस ना हो, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में रहे। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। मैंने यहाँ पर एक टर्म आपको मेंशन किया, कोएफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी आपसे इतना ही ध्यान रखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अभी आपका 1 है। आपको पता ही नहीं है क्या होता है, मैं टाइप्स ऑफ द कॉलिजन के बाद बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। कोई प्रॉब्लम बेटा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में? तो क्या क्या ध्यान रखोगे? इन केस ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन, E इक्वल्स टू 1, जो कि अभी हम ड्राइव भी करेंगे। एंड एग्जांपल आपसे कोई बोले तो कॉलिजन बिटवीन द एटॉमिक पार्टिकल्स। नाउ इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या हुआ कि आपकी कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन इज नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। यदि कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कॉलिजन। मोस्टली कॉलिजन्स होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आपके इनइलास्टिक कॉलिजन होते हैं। ना ही वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, ना ही वो परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं। मोस्टली की बात कर रहा हूं। तो if in a collision kinetic energy after the collision is not equals to kinetic energy before collision, the collision is said to be inelastic। होता क्या है, इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आपकी अदर फॉर्म ऑफ में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड इनइलास्टिक कॉलिजन। इसमें जो E की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो जो मोस्टली कॉलिजन्स होते हैं ये सब आपके इनइलास्टिक कॉलिजन्स ही होते हैं। दो बॉल्स के बीच में कॉलिजन, दो गाड़ियों की टक्कर हो जाती है, ये भी हमारा सब क्या? इनइलास्टिक कॉलिजन। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा इनइलास्टिक कॉलिजन में। सर तो इलास्टिक आप याद रखेंगे बेटा, इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या हो गया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या है? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। ध्यान रखोगे इनइलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या है कि यदि दो बॉडीज हमारी कोलाइड कर रही हैं तो आफ्टर कॉलिजन दे मूव टुगेदर, मतलब वो एक दूसरे से आपके स्टिक कर जाती हैं। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल की बात करें, आप गीली मिट्टी को लो और इसको दीवार पे फेंक के मारोगे तो ये क्या होती है? इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी पूरी लॉस हो गई, वो उससे जाके चिपक गई, इसकी जो एनर्जी है वो आपकी लॉस हो गई। या फिर जैसे कहीं पर आपका लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, हमने बुलेट को फायर किया और बुलेट को फायर करने के बाद जो आपका बुलेट है वो लकड़ी में आपकी एम्बेडेड हो जाती है और दोनों एक साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो इफ इन अ कॉलिजन two bodies stick together or move with same velocity after the collision is said to be perfectly inelastic collision। ठीक, कोई प्रॉब्लम बेटा? The term perfectly inelastic does not necessarily mean that all its kinetic energy is lost। मतलब जरूरी नहीं है, इसका एक ही मतलब नहीं होता है। मैंने एक आपको एग्जांपल बता दिया कि दीवार थी, दीवार में हमने किसी गीली मिट्टी को फेंक के मारा, इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। मतलब होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस है वो बहुत ज्यादा है, या फिर दोनों आपके एक साथ मूव करने लग जाते हैं। नाउ एग्जांपल क्या है हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया, कॉलिजन बिटवीन अ बुलेट एंड अ ब्लॉक ऑफ द वुड इनटू व्हिच इट इज फायर्ड
when the bullet remains embedded in the block and they move together. तो बताओ बेटा, तीनों टाइप्स के कॉलिजन में यदि कोई डाउट हो, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में E की वैल्यू 1 है, इन इलास्टिक कॉलिजन में E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में E की वैल्यू 0। यहां तक जो भी आपके मन में डाउट हो तो बेटा पूछ लो। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े। अब देखो जो मैं आपको बता रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन, ये डेफिनेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं आपको अभी समझा दूंगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या होता है। पहले देखो, आपको फॉर्मूला भी मैं याद करवा दूंगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हमें यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, हमें ये कंफ्यूजन होता है जब फॉर्मूला बाद में, इनिशियली तो आपको याद रहेगा, पहली बार पढ़ रहे हो आप कि E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, लेकिन बाद में आपको कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा टर्म ऊपर था कौन सा नीचे था, और V2 माइनस V1 था कि V1 माइनस V2 था। देखो मैं इसको समझा रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझो। देखो मान लेते हैं आपके पास पहले कोई बॉल थी, मास आपका m1 था और वेलोसिटी इसकी u1 थी, ठीक है। दिस इज द कंडीशन बिफोर कॉलिजन। ये मास बेटा m2 है और ये आपका u2 है। ये बताओ दिस कंडीशन इज बिफोर कॉलिजन, इनमें कॉलिजन कब पॉसिबल है, कॉलिजन कब पॉसिबल है, ये दोनों बॉडीज कब कोलाइड कर सकते हैं? u1 और u2 में क्या क्या होना चाहिए बेटा? U1 is greater than U2. यदि U1 की वैल्यू U2 से ज्यादा हो तभी आपका ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों कोलाइड करें। ये बात सभी को समझ में आ रही है? ऐसा क्यों बोला गया सभी को? यस सर। यदि U2 की वेलोसिटी मतलब U2 यदि ज्यादा है तो M2 ब्लॉक आपका आगे की तरफ भाग जाएगा, फिर कॉलिजन तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉलिजन कब पॉसिबल है? जब M1 और M2 एक दूसरे की तरफ अप्रोच करें। M1 और M2 के बीच में यदि डिस्टेंस कम होगी तभी आपका पॉसिबल है कि कॉलिजन हो। मतलब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करें, एक दूसरी तरफ अप्रोच करने का ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इनके बीच में रिलेटिव सेपरेशन कम हो रही हो, ये एक इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कम हो रही हो। तो अब आप खुद बताओ कि बिफोर कॉलिजन क्या होगा, सेपरेट होने चाहिए कि अप्रोच करनी चाहिए? अप्रोच तभी कॉलिजन पॉसिबल है। मतलब U1 की वैल्यू U2 से ज्यादा होनी चाहिए। मैं आपसे यदि बोलूं कि आपकी जो U1 है वो 4 मीटर पर सेकेंड है और U2 आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ क्या ये आपकी कोलाइड कर सकते हैं? नहीं कोलाइड कर सकते हैं। नहीं। यदि आपकी U2 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड है तो इनके बीच में मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो आपका M1 ब्लॉक है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से M2 की तरफ आ रहा है। आप खुद सोचो, M1 की स्पीड 4 है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड। तो M1 जो है वो M2 की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच इज डिफाइंड बिफोर कॉलिजन। ये याद करने वाली बात नहीं, सिर्फ समझने वाली बात है। वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच इज डिफाइंड बिफोर कॉलिजन। और ये कितनी हो जाएगी बेटा? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी U1 माइनस U2। ऑब्वियस सी बात है, U1 ज्यादा है, जो ज्यादा होगा तो वही तो हम करेंगे, तो U1 माइनस U2। तो आपको ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज U1 माइनस U2 सभी को? अब हम वेलोसिटी सेपरेशन की बात करें। अब देखो बॉडी कोलाइड कर गई, ये आपका M1 था, मान लेते हैं V1 वेलोसिटी से जाने लग गया, तो ये आपका M2 था, ये आपका V2 वेलोसिटी से जाने लग गया। हम यहाँ पर वन टाइम कॉलिजन को पढ़ रहे हैं, बाकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं गिवन है। तो यदि अब हमारा V2 V1 से
ज्यादा नहीं हुआ बिफोर आफ्टर कॉलिजन, तो फिर ये बताओ ये सेपरेट कैसे होंगे? ये तो फिर कोलाइड ही करते, ये क्या होगा, एक दूसरे से चिपकी रहेंगी। अब आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद ये एक दूसरे से सेपरेट कब होंगी? जब V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा हो। बताओ। Yes, sir. तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज, क्योंकि अब आपकी V2 ज्यादा होनी चाहिए, तो V2 माइनस V1। तो कोएफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द velocity ratio of velocity of separation to the velocity of approach। तो velocity of the separation क्या हो जाएगा हमारा? V2 माइनस V1, और velocity of approach क्या हो जाएगा हमारा? U1 माइनस U2। तो E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये फॉर्मूला बेटा अच्छे से आपको याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसी की जरूरत आगे हमें पड़ेगी। ठीक बेटा, क्लियर यहां तक आप लोगों को? Yes, sir. चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से ये लिखवा दे रहा हूं कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन E इज इक्वल्स टू 1, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन E इज इक्वल्स टू 0, एंड फॉर इनइलास्टिक कॉलिजन E की वैल्यू क्या होती है हमारी? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है बेटा, कोई डाउट दूसरा? Yes, sir. अब चलो, मैं सभी चीजें बाद में आपको डिफाइन करेंगे हम लोग। अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन। हम क्या करेंगे इसमें? काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, पहले की वेलोसिटी कितनी है, बाद की वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारी चीजों को हम डिराइव करने जा रहे हैं। डेरिवेशन है आपका परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन। तो पहले आपको कंडीशन दी है कि दो बॉडीज हैं जिसका मास m1 और m2 है, ये v1 और v2 वेलोसिटी के साथ बेटा मूव कर रहे हैं। दीज आर मूविंग विद, सॉरी, u1 एंड u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, एंड आफ्टर कॉलिजन m1 की बेटा वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। दिस इज द कंडीशन आफ्टर द कॉलिजन। अब चलो हम इसका डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। आप इस चीज को दिमाग में रखे रहे ना। देखो मैं कहूँ तो दोबारा से डायग्राम बना दे रहा हूं। m1 है हमारा u1 वेलोसिटी के साथ, चलो बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन के डायग्राम को मैं बना दे रहा हूं। ये आपकी m1 बॉडी है, ये u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और दूसरी बेटा m2 है, वो हमारी u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। दिस इज बिफोर कॉलिजन। ये कंडीशन हमारी कैसी बेटा? बिफोर कॉलिजन। हैंड राइटिंग समझ पाओगे कि नहीं? Yes, sir. काफी लोगों से तो अच्छी होगी। यस सर। अभी भी जैसे सोमेल हो गया, समझ ही नहीं आता, लिखता है क्या करता है, इनका तो ये हाल है कि जैसे चीटे को उसमें डुबा दो इंक में और चला दो तो सोमेल से अच्छा लिख लेगा। ये लो, दिस इज द कंडीशन आफ्टर कॉलिजन। जैसे मेरी कंडीशन भी फिलहाल ऐसे ही है। अब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं आप। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें बेटा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बोलते जाओ आप लोग भी, आसान है बिल्कुल। मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाना है तो क्या ये लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. m1 वाले टर्म को बेटा एक तरफ और m2 वाले टर्म को एक तरफ, तो इसे क्या लिख देंगे अब? इट कैन बी रिटन एज m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। आप यहां से m1 कॉमन ले लो। यदि बेटा आप यहां पर m1 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा हमारे u1 माइनस v1,
और यहां से आप m2 कॉमन ले लीजिए, तो m2 कॉमन लेने पे हो जाएगा बेटा ये v2 माइनस u। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। किसी को भी डाउट हो तो बेटा बताओ। No, sir. नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं हम। अब यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा बताओ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यदि आप लगाते हैं तो क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो चलो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर अप्लाई करता हूं। चलो, ये आपको इक्वेशन याद है बेटा? लास्ट वाली इक्वेशन बताना मुझे। बेटा कोई भी लास्ट वाली इक्वेशन रिपीट कर देना एक बार। क्या आई थी हमारी? m1 u1 माइनस v1 थी, इज इक्वल U1 minus V1. m2 v2 माइनस u2 है। V2 minus U2. Yes, sir. अब आप V2 minus. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो क्या लिख सकते हैं हम, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब अगेन वही काम करो आप, m1 वाली टर्म को एक तरफ, m2 वाली टर्म को एक तरफ। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाफ m1 कॉमन लिया हमने, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। लिख सकते हैं ना ऐसा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब इक्वेशन सेकंड को बेटा आप इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये क्या आ जाएगा, हाफ m1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 अपॉन, उसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो लिखा ही हुआ है हमारा m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 अपॉन, यहां हो जाएगा हमारा m2 v2 माइनस u2। अब देखो बेटा यहां पर कैंसिल, अब बेटा इनको डिवाइड कर दो। देखो एक हमारा रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, देखो 1/2, तो 1/2 यहाँ कैंसिल हो गया, m1 u1 v1 u1 माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हो क्या आ गया, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। और देखना एक चीज और मैं यहाँ पर लिखता हूं, और इसे हम बोल सकते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि हमारा u1 माइनस u2 क्या था, किसी को भी? यस सर। क्या है बेटा ये? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस सर। ये u1 माइनस u2 है, आपको भी मैंने बताया था। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और v2 माइनस v1 क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। Separation. बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हियर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहां पर हमारी क्या कंडीशन आ गई, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। और u1 माइनस u2 हमारा क्या था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 क्या था बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब देखो यदि आपका यहां पर ये कंडीशन आ गई, तो एक चीज देखो आपको मैं याद दिलाऊं, ये देखो जो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था,
ये देखो, इस फॉर्मूले को आप देखोगे तो ये क्या था, E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1, जो कि मैंने आपको सबसे पहले आज लिखवाया था। यदि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो वहां पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वो मैं अब आपको ड्राइव करवा चुका हूं कि फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन E इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया बेटा आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैं अब लेक्चर सेंड कर दूंगा, आगे कल कंटिन्यू करते हैं। अभी इलास्टिक कॉलिजन काफी बचा हुआ है, हम दोनों की वेलोसिटीज निकालेंगे V1 और V2। ऐसे ठीक समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे ही मतलब आगे कंटिन्यू करूं। यस सर। सभी को बेटा सही है ऐसे? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। जब तक हाथ नहीं सही हो रहा तब तक ऐसे, बाद में फिर मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स के हेल्प से फिर पढ़ा ही दूंगा। चलो ठीक है बेटा, इतना रिवाइज करके आना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो कल का समझ में नहीं आएगा। अभी इसको हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है बेटा?